हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 1 में हमने टॉपिक्स कवर किए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्टनरशिप। दोस्तों, ये वीडियो फुल डिटेल होने वाली है पार्टनरशिप पे। एक बार हम मीनिंग देख लेते हैं पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मीनिंग है पार्टनरशिप रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। यानी ये एक रिलेशनशिप है उन सारे लोगों का जो एग्रीड करते हैं कि बिजनेस का जितना सारा प्रॉफिट है वो सारे मिलके बांटेंगे, वो बिजनेस जो सारे के सारे ही चलाएंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। पहला फीचर है फॉर्मेशन, गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एग्जिस्टेंस थ्रू लीगल एग्रीमेंट। यानी जो पार्टनरशिप होती है उसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू होती है। यानी जितने पार्टनर्स आएंगे उन्हें लीगल एग्रीमेंट प्रॉपर होता है, उसी के थ्रू ही वो पार्टनरशिप जो होगी फॉर्मेशन होगी उसकी। सेकंड आता है लाइबिलिटी, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। यानी कि अगर बिजनेस बाय चांस उनका बिजनेस नहीं चलता तो जितने भी बिजनेस के डेब्ट्स हैं वो सारे पार्टनर्स अपने जितने पर्सनल एसेट्स हैं उससे कवर करेंगे इन केस अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाते हैं। नंबर थर्ड है रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयर एज अ टीम। जो रिस्क होता है बिजनेस का वो सारे के सारे पार्टनर बेयर करेंगे, एक इंडिविजुअल इंसान नहीं करेगा, सारे पार्टनर मिलके वो रिस्क बेयर करेंगे। और जो प्रॉफिट होगा वो भी सारे पार्टनर मिलके ही डिवाइड करेंगे आपस में। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, जॉइंट डिसीजन मेकिंग। यानी जो भी बिजनेस में डिसीजंस वो लेंगे सारे के सारे पार्टनर्स इकट्ठे मिलके ही डिसीजन लेंगे। नंबर फिफ्थ है कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एज डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी इफेक्ट्स एंड ऑफ बिजनेस। यानी इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती। इन केस अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो इस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी और बिजनेस बंद हो जाएगा। नंबर सिक्स है मेंबरशिप, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम इन केस ऑफ बैंकिंग 10, इन केस ऑफ अदर बिजनेस 20। यानी कि मिनिमम मेंबर्स जो पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए चाहिए वो 2 होंगे बैंकिंग सेक्टर में, और जो मैक्सिमम होंगे बैंकिंग सेक्टर में 10 होंगे, और इन केस ऑफ अदर बिजनेस वो 20 होंगे। तो हम आते हैं मेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप पे। पहला है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फॉर्म इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट, क्लोजर ऑफ फॉर्म इज ऑल्सो टू ईजी। यानी फॉर्मेशन बहुत ईजीली रहती है लीगल एग्रीमेंट के थ्रू, और इसका जो क्लोजर है वो भी बहुत ईजी रहता है। नंबर सेकंड, मोर फंड्स, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर या जॉइंट हिंदू फैमिली के कंपैरेटिवली, के ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो सारे के सारे इसको फंड्स देते हैं, सारे के सारे कैपिटल इसमें डालते हैं, तो कैपिटल अमाउंट इसमें ज़्यादा रहता है। कैपिटल वो फंड्स होते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए या उसको फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर थर्ड है शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। यानी जितना भी रिस्क होता है बिजनेस का वो सारे के सारे पार्टनर्स मिलके बेयर करते हैं और शेयर करते हैं। नंबर फोर्थ है सीक्रेसी, नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट रिपोर्ट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशंस। यानी कि लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करेगी, तो एक, और वो भी पब्लिक को, तो मतलब एक सीक्रेसी बनी रहती है जो पार्टनरशिप होती है उसकी,
और उसके ऑपरेशंस की। नंबर 5 है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, लीड्स टू बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी जो बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, मतलब जो भी सारे डिसीजंस होंगे वो सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे और वो बैलेंस्ड रहेंगे और ज़्यादा बेटर रहेंगे। और जो इसी कारण जो डिसीजन मेकिंग होगी वो ज़्यादा एफिशिएंटली रहेगी। अब हम आते हैं डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, यानी सारे के सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही रहेगी। यानी जितने भी बिजनेस के जो डेप्ट्स होंगे वो उन्हें अपने पर्सनल एसेट से पे करने पड़ सकते हैं अगर बिजनेस की एसेट्स कम पड़ जाएं उसे पे करने के लिए। नंबर सेकंड है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप कम्स टू एंड विद द डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है कि कोई भी पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी बैंकरप्ट हो जाता है या उसकी रिटायरमेंट ले लेता है तो कंटिन्यूटी जो होती है पार्टनरशिप की वो ख़त्म हो जाती है। नंबर थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनरशिप इज रन बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स, डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सेम इशू में लीड डिस्प्यूट, यानी डिस्प्यूट होने का काफ़ी खतरा रहता है, कन्फ्लिक्ट्स का काफ़ी रहता है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स हैं तो उनका ओपिनियन मिल नहीं सकता। एक ह्यूमन नेचर है कि किसी का ओपिनियन किसी का मैच नहीं करता, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस रह ही जाता है, तो एक ये डिस्प्यूट का कारण भी बन सकता है। नंबर फोर्थ है लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल इनसफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस, यानी जैसे लिमिट्स लगाई हुई हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे, बैंकिंग पे 10 और अदर पे 20, तो इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लिमिटेड और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज और कैपिटल रह जाते हैं लार्ज स्केल बिजनेस रन करने के लिए। नंबर फिफ्थ है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि जैसे हमने पिछले मैरिट्स में देखा था कि लीगली वो उनको ज़रूरी नहीं है कि अपने अकाउंट्स शेयर करने हैं सबके साथ, तो पब्लिक इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही बैठता पब्लिक का पार्टनरशिप फर्म पे। नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लीड्स लो कॉन्फिडेंस अमंग पब्लिक। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। पहला है एक्टिव पार्टनर, यानी एक नॉर्मल पार्टनर के हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, एक नॉर्मल पार्टनर। नंबर सेकंड है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, यानी पार्टनर हु डोंट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, यानी कि वो पार्टनर जो जितने भी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहती है। नंबर थर्ड है सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो जनरल पब्लिक के लिए अननोन होता है। अदर देन दिस फीचर ही हैज सेम फीचर लाइक अदर पार्टनर लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। जनरली जो ये सीक्रेट पार्टनर होता है लोगों को नहीं पता होता कि वो फर्म का ही पार्टनर है, लेकिन असली में वो पार्टनर होता है उसी फर्म का। फोर्थ नंबर पे आता है नॉमिनल पार्टनर, यानी वन हु अलाउ टू यूज हिज हर नेम बाय अ फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डोंट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, डोंट शेयर प्रॉफिट और लॉस बट लायबल लाइक अदर पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी टू रीपे डेब्ट्स। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो फर्म को अलाउ करता है उसका नाम यूज़ करने के लिए, बट वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं करता, बट जैसा कि फर्म ने वो अलाउ करता है फर्म को अपना नाम यूज़ करने के लिए, तो वो दूसरी जो थर्ड पार्टीज होती हैं वो लायबल होता है उनको डेब्ट्स रीपे करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे है पार्टनर बाय इस्टॉपल, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पार्टनर बाय इस्टॉपल इफ ही और शी गिव्स इम्प्रेशन टू अदर दैट ही और शी इज़ अ पार्टनर ऑफ फर्म, यानी अगर वो दूसरे थर्ड पार्टी लोगों को इम्प्रेशन दे कि वो इस फर्म की पार्टनर है
बट इन रियलिटी वो पार्टनर ना हो, वो पार्टनर बाय स्टॉपर कहलाई जाता है। दीज आर लाइबल फॉर डेप्ट्स ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर पार्टनर ऑफ फर्म। यानी उसने तो अपना इंप्रेशन तो दे ही दिया है दूसरी पार्टी को कि वो पार्टनर है। दे डोंट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, यानी कि वो ना ही कंट्रीब्यूट करते कैपिटल, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते, इवन ये प्रॉफिट्स और लॉस में भी जो है वो शेयर नहीं करते, इनका कोई शेयर नहीं होता। नंबर 6 है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इट इज़ अ पर्सन हु थोरो is not a partner in a firm but knowingly allow himself to represent as a partner in a firm, do not contribute capital, not participate in management, not share profit or loss, has unlimited liability। यानी कि वो पार्टनर असली में नहीं होता, लेकिन वो रिप्रेजेंट, वो अलाउ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो पार्टनर है। इन द आइज ऑफ थर्ड पर्सन वो पार्टनर ही कहलाया जाएगा, लेकिन वो असली में पार्टनर नहीं होगा। तो वो थर्ड पार्टी के लिए भी मतलब लायबल है उसको डेप्ट्स रीपे करने में, लेकिन ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। अब एक सबसे मेन क्वेश्चन, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर। माइनर वो पर्सन होता है जो 18 साल से कम उम्र का होता है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स who agree to share the profit or loss of a business carried on by them. As a minor is incompetent to enter into a valid contract with others, he can't become a partner in any firm। यानी कि जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट है दो पर्सन्स के बीच में, जो एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे उस बिजनेस का जो वो इकट्ठे चलाएंगे। एज अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इन टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो 18 साल से नीचे का है तो वो इनकम्पिटेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ही कांट बिकम अ पार्टनर एंड फर्म, वो पार्टनर नहीं बन सकता। हाउ एवर अ माइनर कैन बी अटेन्ड टू बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। यानी कि माइनर बेनिफिट्स में आ सकता है पार्टनरशिप के, मतलब बेनिफिट्स ले सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो, यानी सारे पार्टनर्स हाँ कहें तो बेनिफिट्स ले सकता है पार्टनरशिप के। इन सच केस हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। यानी उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी जितना कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म, यानी वो कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेगा मैनेजमेंट में। माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट एंड कांट आस्क टू बेयर लॉस, यानी माइनर सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर कर सकता है, वो लॉस शेयर नहीं करेगा। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी माइनर हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। ही हैड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज डिसीजन विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। यानी जैसे ही माइनर 18 साल से ऊपर की एज का होगा तो उसे डिसाइड करना होगा कि क्या वो पार्टनर कंटिन्यू एज ए रहना चाहेगा उसी फर्म में कि नहीं। उसे 6 महीने में ये पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इफ ही फेल टू डू सो ही विल बी ट्रीटेड एज फुल फ्लेज पार्टनर एंड विल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर वो कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता 6 months के अंदर, जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो एक फुल फ्लेज पार्टनर के तौर पे वो ट्रीट किया जाएगा और उसकी पार्टनर जो उसकी लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी जो इसका एक मेन कंक्लूजन है वो ये है कि पार्टनर जो है माइनर है वो सिर्फ बेनिफिट्स में ही आ सकता है, पार्टनरशिप के सिर्फ बेनिफिट्स ले सकता है। प्रॉफिट जो है सिर्फ वो ही शेयर करेगा, रिस्क शेयर नहीं करेगा। वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मैनेजमेंट में, और 6 months का होते ही उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप जो जिस फर्म में वो पार्टनर है क्या वो उसमें कंटिन्यू करना चाहेगा या नहीं। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता इन केस तो वो फुल फ्लेज पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा और उसे ये पब्लिक नोटिस 6 months में देना पड़ेगा जैसे ही वो 18 साल का होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। जो पहले था वो था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स,
अब ये है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम। और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। मैंने पार्ट फर्स्ट में ही बताया था, लाइबिलिटी का एक तरह से हम ले सकते हैं सिरदर्दी कि हमने किसी के पैसे देने हैं। तो हम आगे इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहला है पार्टनरशिप एट विल, जो कि एक जनरल पार्टनरशिप होती है, नॉर्मली पार्टनरशिप में जो होता है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट्स एट द विल ऑफ पार्टनर्स। It can continue as long as partner want and terminate when any partner give notice of withdraw of partnership। यानी एक जनरल एक ही पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल। इसमें होता है कि जब तक कोई पार्टनर चाहे, या मतलब रिटायरमेंट वो ले सकता है या अब विड्रॉ का नोटिस दे दे वो, तो इस केस में पार्टनरशिप एंड हो जाती है। सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म्ड फॉर accomplishment of a particular project like construction of a building। यानी कि जो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, ये एक पर्टिकुलर, मैं कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए फॉर्म होती है। जैसी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो इस केस में पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है। यानी कि पहले हम एक बार रिवाइज देख लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल होती है जो एक नॉर्मली पार्टनरशिप चलती है एक विल पे। जब पार्टनर विड्रॉ कर दें या रिटायरमेंट हो जाए, एट दैट टाइम वो एंड हो जाती है। और जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड करती है। या तो वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या तो कोई भी काम हो सकता है जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए पार्टनरशिप बनी हो। जैसे ही वो चीज़ या वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पहला है जनरल पार्टनरशिप। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। Partners has right to participate in management. Existence of the firm is affected by death, retirement of a person. Registration of such partnership is optional। यानी कि जो जनरल पार्टनरशिप हो गई एक नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह हो गई, कि जैसे कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जैसे हमने पहले पढ़ा अनलिमिटेड होती है, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी जैसे कि हमने पहले पढ़ा। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप होती है वो एक ऑप्शनल रहती है। यानी कि वो रजिस्ट्रेशन अगर करवा लो फिर भी ठीक है, अगर ना रजिस्टर करवाओ फिर भी ठीक है, एक ऑप्शनल रहता है। नंबर सेकंड है लिमिटेड पार्टनरशिप। इन दिस लाइबिलिटी ऑफ एनी वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, में रेस्ट ऑफ पार्टनर्स में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। Such a partnership does not get terminated with the death, insolvency of limited partners। यानी कि वो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी इन केस अगर जिन पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी है या तो इंसॉल्वेंट हो जाए या उनकी डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्म को। लिमिटेड पार्टनर डज नॉट इंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि वो मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होती है इस टाइप की पार्टनरशिप की वो कंपल्सरी रहती है। यानी जो जनरल पार्टनरशिप होती है वो तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन वो ऑप्शनल होती है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। इसमें एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो पार्टनर होगा वो मैनेजमेंट में डिसीजन मेक नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वो फर्म डिसॉल्व नहीं होएगी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो पार्टनरशिप होएगी वो डिसॉल्व नहीं होगी उस केस में। और रजिस्ट्रेशन लेकिन कंपल्सरी रहेगी लिमिटेड पार्टनरशिप में। अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जनरली मैं समझाता हूँ कि एग्रीमेंट होता है, वही एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप के फॉर्मेशन में जो पार्टनर्स जो एग्रीमेंट करते हैं उसे ही अल्टीमेटली पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, conditions, and all aspects concerning the partner is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. Such an agreement can be oral or written. It is advisable to have a written agreement as it is an evidence of the condition
agreed upon. The written agreement which specify the terms and conditions that govern the partnership is called partnership deed. यानी वही रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है वही पार्टनरशिप डीड होता है. पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है और वही लीगल एग्रीमेंट कहलाया जाता है. इवन ऑप्शनल होती है ऑरल और रिटर्न की, बट ये हमेशा कंसीडर किया जाता है कि आप, और एडवाइजेबल होता है कि आप रिटर्न ही एग्रीमेंट लिखवाएं, क्योंकि एक तरह से वो एविडेंस भी कहलाया जाता है. क्योंकि ऑरली जैसे हम बोलचाल में ही जो होता है उसमें ये एविडेंस नहीं रहता, लेकिन जो रिटर्न होता है वही एविडेंस रहता है. इवन अगर कोर्ट में भी हम जाएं, बाय चांस की बात है कि पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाए, तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वही वैलिड माना जाएगा. ऑरल एग्रीमेंट कभी भी वैलिड माना नहीं जाता एज एविडेंस. तो अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या आता है. पहला है नेम ऑफ फर्म, यानी जो पार्टनर्स जो फर्म ओपन करेंगे या फॉर्मेशन जिस चीज़ की करेंगे उसका नाम. नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस. ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो ड्यूरेशन जो टाइमिंग्स होती हैं बिजनेस की, कब फॉर्म हुआ उस बारे में सारा लिखा होता है, और कब तक चलेगा इन केस अगर उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है हर पार्टनर ने. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी जो प्रॉफिट और लॉस होता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, रेशो वाइज कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि जो कैपिटल उन्होंने दिया उस पर कितना इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना पड़. ड्राइंग्स होती हैं जो पैसा अपनी ज़रूरत के लिए जो पार्टनर्स निकाल लेते हैं बिजनेस में से. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी कि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सॉल्व कैसे करना है. प्रोसीजर फॉर डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि अगर फर्म को डेजोल्यूशन करनी है यानी फर्म को बंद करना है तो किस तरह से किया जाएगा. ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी. और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, यानी कि अकाउंट्स किस तरह से बनेंगे, और जो ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब होता है कि अकाउंट्स को जो वो चेक करते हैं वो किस तरह से होगी. मैंने नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में नहीं बताया, मैं इसका ही बताया था कि लोकेशन क्या रहेगी बिजनेस की, क्योंकि इवन जो लोकेशन होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है बिजनेस की, कि मतलब किस लोकेशन पे वो काम कर रहे हैं. अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स entering the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of the firms kept with the registrar of the firm. यानी कि रजिस्ट्रेशन करवानी जितने पर्टिकुलर्स हैं, जितनी मतलब डिटेल्स हैं जो रजिस्ट्रार होता है फर्म का उसके रजिस्टर में. इट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि ये एक तरह से प्रूफ होता है कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट की है. इट इज़ एन ऑप्शनल फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, यानी कि ऑप्शनल होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता. इन केस ऑफ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड इट मे नॉट गेट इट्स बेनिफिट्स, यानी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं अगर फर्म जो है अगर वो रजिस्टर करवाती है तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ है. अगर इन केस अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं करवाती रजिस्ट्रार के पास तो बेनिफिट्स नहीं ले सकती कहीं चीज़ के. तो हम बेनिफिट्स देखते हैं, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड ना करवाए तो वो बेनिफिट्स क्या क्या नहीं ले सकती. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एज आर एज फॉलोज. पहला है पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर, यानी जो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का वो जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता पार्टनरशिप फर्म पे और दूसरे पार्टनर पे. नंबर सेकंड, फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, यानी जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल नहीं कर सकती. नंबर थर्ड है फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट द पार्टनर, यानी अगर कोई पार्टनर कोई गलत काम कर देता है तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है जो अनरजिस्टर्ड होती है वो केस नहीं फाइल कर सकती अपने जो पार्टनर जो सही काम नहीं कर रहा या जिसने कुछ गलत काम किया है उसके खिलाफ. अब हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी क्या क्या प्रोसीजर रहता है रजिस्ट्रेशन का. पहला है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म. द एप्लीकेशन शुड कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: नेम ऑफ फर्म, लोकेशन ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर फर्म कैरीज ऑन बिजनेस,
द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पहले एक एप्लीकेशन जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, और वो एप्लीकेशन सारी डिटेल्स जो मैंने बताई हैं, नेम ऑफ फर्म, लोकेशन, ये सब डिटेल्स जो हैं वो सारी, ये सारी जो पर्टिकुलर्स हैं वो सब देंगे हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। नंबर सेकंड है डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। यानी कि सेकंड है कि हम पहले फिर उसके बाद फीस देंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। नंबर थर्ड है द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया उसके सेकंड स्टेप अप्लाई किया, थर्ड स्टेप में ये होगा कि रजिस्ट्रार अप्रूव कर देगा रजिस्ट्रेशन को, और वो अपने जो रजिस्टर में एंट्री लिख देगा और हमें एक सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रेशन की। मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ, एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। पहला स्टेप तो ये रहेगा कि सबमिशन ऑफ फॉर्म रहेगा रजिस्ट्रार के पास, और वो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि नेम ऑफ फर्म, लोकेशन ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर्स में लिखी होंगी उस फॉर्म के साथ, यानी या वो एप्लीकेशन के साथ। सेकंड यही रहेगा कि उसको फीस देनी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। थर्ड स्टेप में जैसे ही वो अप्रूव कर देगा और वो अपने रजिस्टर में एंट्री लिख देगा उस फर्म की, तो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी ही इस चैनल पे और भी नई नई वीडियोस लाने वाला हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट में। सी यू सून।